Hello and welcome back. So we were discussing the questions, also some questions along with the unit 3. So in earlier exercise we have done the some of the curated questions on air pollution. Now let's do few questions on water and soil pollution. And through question we will try to learn the concepts and also refine the concepts whatever we have learned, and also practice the concepts whatever we have learned before. Okay, so let's start. तो पहला क्वेश्चन है कि प्राइमरी कॉज ऑफ यूट्रोफिकेशन इज, लाइक टू इजी क्वेश्चन कि यूट्रोफिकेशन का प्राइमरी कॉज क्या है। ठीक है, तो इसका क्या कॉज, हेवी मेटल, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इनरिचमेंट, सैलिनिटी या रेडियो न्यूक्लाइड्स। तो सही आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इनरिचमेंट। ठीक है, तो यूट्रोफिकेशन में होता क्या है, थोड़ा शॉर्ट में समझ ले। तो वो एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है उसमें जब न्यूट्रिएंट जो बढ़ जाते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, उसके कारण क्या होता है कि एल्गी का एक्सेसिव ग्रोथ होने लगता है। ठीक है, और एक्वाटिक प्लांट्स का, जिसके कारण कि क्या होता है कि वो सारे पूरे सरफेस पे, वाटर सरफेस पे पूरे ब्लूम कर जाते हैं और वो डाई भी करते हैं, डिकम्पोज भी करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि डिकम्पोज जब करते हैं वाटर में तो माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है, उसके कारण कि जो बहुत ज़्यादा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो डीओ है, वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो कंज्यूम करने के कारण क्या होता है कि अब कंज्यूम करने के कारण क्या होता है कि बहुत तेज़ी से कंज्यूम होता है वाटर, ऑक्सीजन सॉरी। तो ऑक्सीजन कंज्यूम होने के कारण जो वाटर की कंडीशन होती है वो हाइपोक्सिक हो जाती है, यानी कि या फिर एनॉक्सिक कंडीशन हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण कि जो एक्वाटिक लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये हमारा आजकल का मतलब खासकर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारे वाटर बॉडीज हैं उनमें ये बहुत ही एक प्राइमरी इशू बन गया है। ठीक है, जो कि क्योंकि हमारे घर के जो सीवेज एफ्लुएंट्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ठीक है, वो सब जगह नाइट्रोट या अमोनियम का इस्तेमाल होता है, फॉस्फेट का इस्तेमाल होता है, और वो कंटिन्यूसली विदाउट चेक लेक में, रिवर में जा रहे हैं, जिसके कारण कि ये सब समस्या हमारे यहाँ हो रहा है। ठीक है, हेवी मेटल्स तो नहीं होगा क्योंकि इससे तो टॉक्सिसिटी होता है ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, और सैलिनिटी तो होगा नहीं क्योंकि सैलिनिटी जब इंक्रीज होता है वाटर का तो स्पीसीज कंपोजिशन को स्ट्रेस फील करते हैं। ठीक है, और रेडियो न्यूक्लाइड्स तो नहीं है, रेडियो न्यूक्लाइड्स जो टॉक्सिक होते हैं और हेल्थ रिस्क को पोज करते हैं। ठीक है, जैसे कि ना अगर एग्जांपल के तौर पर देखें कि कैसा कोई हिस्टोरिकली ऐसा कोई ट्रॉफिकेशन का केस देखा गया है, तो जैसे लेक एरी का एग्जांपल है। ठीक है, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा यूट्रोफिकेशन सफ़र किया ड्यू टू फॉस्फोरस इनपुट्स फ्रॉम डिटर्जेंट और एग्रीकल्चर रन ऑफ के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन पॉज एंड रीड। फिर नेक्स्ट हमारा बीओडी टेस्ट इन इंडिया इज कॉमनली डन एट। ठीक है, तो इंडिया में कितने भी किया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 days, 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 days, 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 days, 10 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 days। तो इसका सही आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 days। ठीक है, वैसे स्टैंडर्ड बीओडी टेस्ट ना कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, जो लेकिन हमारा जो क्लासिकल बीओडी टेस्ट है जो कि हम पढ़ते हैं किताबों में, जो है क्या है, 5 day बीओडी एट 20 डिग्री सेल्सियस। अगर सिर्फ आएगा कि बीओडी कितना दिन में होता है, ठीक है, बीओडी इज कॉमनली डन एट, ठीक है, इंडिया इंडिया मेंशन नहीं है, तो क्लासिकल आंसर देना है कि 3 day बीओडी एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। अब इंडिया में क्योंकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडिया में इसलिए हम करते हैं, ठीक है, मॉडिफाई किए हैं क्योंकि हमारे यहाँ माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है वो फास्टर है हायर टेम्परेचर में। ठीक है, और हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज है ना उनका लगभग वेस्ट वाटर का स्टैंडर्ड लगभग है 20 डिग्रीज का। ठीक है, तो उससे कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, तो इस कारण से हमारे 27 डिग्री करते हैं। ठीक है, 10 डिग्री तो बहुत कम हो जाएगा, 37 डिग्री बहुत हाई हो जाएगा, और 20 डिग्री तो हमारा फॉर 5 days इंटरनेशनली है ही। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, चलते हैं, तो वही थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है दिए हुए यहाँ पे, पढ़ सकते हैं पॉज करके। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, हाई बीओडी इन वाटर इंडिकेट्स। अगर वाटर में जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है, अगर वो ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका इंडिकेट क्या करता है, लो माइक्रोबियल एक्टिविटी, हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन या टॉक्सिक मेटल प्रेजेंट। इसका आंसर क्या होगा,
हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो बीओडी है हमारा बायोकेमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड है वो मेजर करता है ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स की, उनको कितना चाहिए डिकम्पोज करने के लिए जो ऑर्गेनिक मैटर वाटर के अंदर है, ठीक है। तो इस कारण से होता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स होते हैं, उसके कारण अगर ज़्यादा होंगे तो हमारा बीओडी इंक्रीज हो जाएगा, अगर कम ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है तो हमारा बीओडी कम रहेगा, ठीक है। लो माइक्रोबियल तो होगा नहीं, तो हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो लो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा। और टॉक्सिक मेटल का तो ठीक है, क्या कहते हैं, टॉक्सिक मेटल के कारण क्या होता है कि जो माइक्रोब्स को इनहिबिट्स करते हैं, उसके कारण कि बीओडी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन बस इसका डायरेक्टली हाई बीओडी के लिए इसका लेना देना नहीं है, हाई बीओडी नहीं होता है, ठीक है। उसके कारण भी लो बीओडी हो, क्योंकि टॉक्सिक मेटल्स के कारण माइक्रोब्स के प्रेजेंस बढ़ जाएगा, तो उसके कारण भी सॉरी बीओडी हमारा हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन उतना भी हाई हमारा बीओडी नहीं जाता है जितना डिजॉल्व क्या ऑर्गेनिक मैटर के कारण जाता है, ठीक है। तो ये था मतलब हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स जो मेनली। तीसरा है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ISO 10500 2012, डिजायरेबल लिमिट ऑफ नाइट्रेट इन ड्रिंकिंग वाटर इज, डिजायरेबल लिमिट क्या है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना है हमारा, तो इसका आंसर है 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है, कि परमिसेबल लिमिट है कि नाइट्रेट के लिए कितना है हमारा 45 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और बहुत सारे रूरल एरियाज में ज़्यादा भी क्या बोलते हैं इसको पाया गया है इंडिया में, ठीक है, विथ हेमोग्लोबिनेमिया, ठीक है। जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इस कॉज्ड बाई, किसके द्वारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो नाइट्राइट, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर में जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है, तो उस क्या होता है कि जो नाइट्रेट होता है वाटर में और जब बॉडी में जाता है तो नाइट्राइट के रूप में हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस टू नाइट्राइट। उसके कारण क्या होता है कि हमारे अंदर बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। स्पेशली इन्फेंट्स, एकदम जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं, ठीक है। और इसका भी मेन कारण है कि एग्रीकल्चर रन ऑफ है, ये सब केसेस बढ़ने का मेन कारण है एग्रीकल्चर रन ऑफ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट द हेवी मेटल कॉजिंग इटाई इटाई डिजीज इज, जो हेवी मेटल्स है जिसके कारण कि इटाई इटाई डिजीज होता है वो कौन सा है, तो वो है कैडमियम, ठीक है। कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज होता है जो कि जापान में, ठीक है, कहाँ पे, जापान में ये पहली बार इसको ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। और इसमें कैडमियम कंडेमिनेशन होता है, जैसे माइनिंग से एफ्लुएंट से हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि टाइम टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर बोन पेन होता है, ठीक है, रेनल डिस्फंक्शन हो जाता है, ठीक, कैडमियम को। लेड से तो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट होता है स्पेशली चिल्ड्रन में, ठीक है। और क्रोमियम तो कार्सिनोजेनिक है, ठीक है, और जो कि मतलब टैनरीज में होता है। और कॉपर, कॉपर तो भाई ठीक है टॉक्सिक है जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है, ऐसे टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा अगर कैडमियम का एक्सपोजर हो जाए तो उसके कारण बोन मिनरलाइजेशन भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे जापानीज इपेडेमिक में जब ये इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी थी तो वहाँ देखा गया था। तो ये थोड़ा सा डिटेल्स है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। अल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, एलम इज प्राइमली यूज्ड फॉर, ठीक है। अल्युमिनियम सल्फेट का उपयोग हम किस लिए करते हैं, ऑक्सीडेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए, कोगुलेशन के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। ये सही आंसर है, कोगुलेशन के लिए, ठीक है, कोगुलेशन के लिए हम उपयोग करते हैं, ठीक है, अल्युमिनियम सल्फेट का, ठीक है। क्यों कोगुलेंट की तरह यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है, जिस जो कि यूज करते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए जो कोलाइडल पार्टिकल्स है, और उसके कारण कोगुलेशन के बाद फ्लॉक फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ताकि सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के थ्रू हम जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम फिल्टर कर सकें, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा, ऑक्सीडेशन तो मेनली होता है हमारा क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू, ठीक है। डिसइंफेक्शन भी हम क्लोरीन या क्लोरामाइन के थ्रू करते हैं, ओजन के थ्रू करते हैं, या फिर यूपी के थ्रू करते हैं, ठीक है। और सॉफ्टनिंग हमारा है, तो सॉफ्टनिंग से तो हम क्या करते हैं, जो कैल्शियम है ना, हार्डनेस या मैग्नीशियम है, उसको हम आयन एक्सचेंज के थ्रू, लाइम सोडा के थ्रू हम उसको सॉफ्टनिंग करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग जैसे होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है इन स्लज डाइजेशन CH4 इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, CH4 यानी कि मीथेन। मीथेन किसके द्वारा होता है, तो नाइट्रीफर्स, डीनाइट्रीफर्स, फंजाई, मेथनोजेंस, तो मिथेनोजेंस के द्वारा, ठीक है। तो जब एनारोबिक डाइजेशन होता है, ठीक है, तो एनारोबिक डाइजेशन होता है जिसमें कि पहला स्टेप क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस एनारोबिक डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस के बाद एसिडोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एसेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मिथेनोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है। तो मिथेनोजेनेसिस जब एनारोबिक डाइजेशन होता है, ठीक है, तो वहाँ से जो मिथेनोजेनिक एर्किया होता है, मिथेनोजेंस जिसको बोलते हैं, वो मिथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एस्ट्रेट से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। नाइट्रीफर्स होगा नहीं, डीनाइट्रीफर्स होगा नहीं, फंजाई होगा नहीं, ठीक है। तो बायोगैस जो होता है ना, लैंडफिल से निकलता है या डाइजेस्टर से, ठीक है, तो वो इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा मोस्ट टॉक्सिक मर्करी फॉर्म फाउंड इन फिश टिश्यू, ठीक है, मोस्ट टॉक्सिक मर्करी फॉर्म फाउंड इन फिश टिश्यू। फिश टिश्यू में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मर्करी का कौन सा फॉर्म पाया जाता है, ठीक है। मर्करी वेपर, एलिमेंटल मर्करी, मिथाइल मर्करी, इनर्ट मर्करी। इसका आंसर है मिथाइल मर्करी, ठीक है, मिथाइल मर्करी। अगर ऑप्शन में सिर्फ ये दिखा रहा है तो इसका फॉर्मूला ये होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है, माइक्रोबियल मिथाइलेशन, ठीक है, ऑफ इनऑर्गेनिक। ये फॉर्म कैसे होता है कि जब हम जो हमारा माइक्रोबियल मिथाइलेशन होता है इनऑर्गेनिक मर्करी का एक्वाटिक सेडिमेंट्स में, तो ये फॉर्म होता है। उसके बाद ये क्या होता है कि ये बायो एक्युमुलेशन होना शुरू होता है और फिर बायो मैग्नीफाई, जैसे कि किसी छोटे ऑर्गेनिज्म ने खाया, उसके अंदर बायो एक्युमुलेट हुआ, फिर मछलियों ने खाया, तो बायो मैग्नीफाई होते जाता है फूड चेन में, और ये हाईली न्यूरोटॉक्सिक है, ठीक है। ये ध्यान रखना। जो हमारा वाटर वेपर है एलिमेंटल मरकरी है, तो ये तो वोलेटाइल है, कैन बी इनहेल्ड, ठीक है, लेकिन ये बायो अक्मुलेशन नहीं होता है फिश टिश्यू में, ठीक है। और जो हमारा इनर्ट है, सिनाबार भी इसको बोलते हैं, तो ये तो इनसॉल्युबल मिनरल फॉर्म है मरकरी का, ठीक है, और लेस बायो एबिलिटी इसकी बहुत कम होती है, ठीक है। और जो मीना माटा डिसीजन पड़ते हैं ना मरकरी के कारण जापान में, तो वो इसी कारण से हुआ था, ठीक है, मिथाइल मरकरी के कारण ही। क्योंकि क्या किए थे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो बे में जो डिस्चार्ज कर दिए थे, उसके बाद वो एक्यूमुलेट हो गया था फीस में, ठीक है। तो मतलब हम अपने पैर पे खुद से कुल्हाड़ी मारते हैं और कोई बात नहीं है। तो वही चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी लिखी हुई हैं। फिर डिजॉल्व ऑक्सीजन बिलो, ठीक है, कॉजेज फीस स्ट्रेस कितना, अगर ऑक्सीजन का लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसके कारण फीस स्ट्रेस होगा। 853 मिलीग्राम पर लीटर, नहीं 3 मिलीग्राम पर लीटर, इससे अगर, ठीक है, ये कम हो जाएगा तो फिश स्पीसीज, ठीक है, स्ट्रेस में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब उनमें अलग अलग टॉलरेंस लेवल होता है, लेकिन ये है कि यहाँ पे फिर मतलब मॉडलिटी लेवल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्टिमल लेवल तो चाहिए हमें 5 to 6, ठीक है, लेकिन 3 से नीचे नहीं, ठीक है। 5 to 6 to 8 इतना तो हमारा ऑप्टिमल है, ठीक है, कि 8 तो सबसे मतलब हेल्दी कह सकते हैं कि बेस्ट ये है, 6 to 8, बट 5 तक भी चलता है, लेकिन 3 हो गया कि एकदम सर्वाइवल, कि इसके नीचे मतलब मोर्टेलिटी शुरू, ठीक है। तो कई बार एल्गल ब्लूम होता है ना, तो उसके कारण बीओटी राइज हो जाता है, तो डीओ कई बार 3 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाता है, जो कि मछलियों को उस वाटर बॉडी में मार देता है। वही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। फिर है सॉइल सैलिनाइजेशन इज मोस्ट कॉमन इन, सॉइल सैलिनाइजेशन किस एरिया में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, डेजर्ट इरिगेशन एरियाज में, माउंटेन सॉइल्स में, फॉरेस्ट सॉइल्स में, अर्बन रूफ टॉप सॉइल्स में। तो सही आंसर क्या है, डेजर्ट इरिगेशन एरियाज में, ठीक है। सॉइल सैलिनाइजेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि सॉइल सैलिनाइजेशन में कैसे होता है डेजर्ट इरिगेशन एरिया में, तो मतलब हम जब वाटर एरियाज में डालते हैं, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे बहुत तेज़ी से धूप होता है, तो ये वाटर क्या होता है ना, इवेपोरेट होता है, और इसमें जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पुअर ड्रेनेज के कारण, हाई इवेपोरेशन के कारण सॉल्ट का एक्युमुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो
जो वाटर से जो वाटर बॉडीज होते हैं वो नीचे से वो सॉल्ट को ये फास्ट मतलब बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन के कारण वो सॉइल सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा आंसर होगा सॉइल सैलिनाइजेशन मोस्ट कॉमन का डेजर्ट इरिगेशन एरियाज में। ठीक है, अब ये समस्या धीरे धीरे इरिगेटेड प्लेन्स में भी देखे जाने लगी हैं, जिसके कारण कि ठीक है जो क्रॉप यील्ड है हमारा घटते जा रहा है, फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है वैसे सॉइल को। फ्लोरोसिस, ठीक है, फ्लोरोसिस डेंटल और स्केलेटल अकर्स एट लेवल, किस लेवल पे होता है मतलब क्या लिमिट है, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर, 0.5 टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, ग्रेटर देन 1 मिलीग्राम पर लीटर, 10 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी, कि ग्रेटर देन 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये WHO या फिर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, वो बोलते हैं कि इसके ऊपर का ड्रिंकिंग वाटर है तो इंक्रीज रिस्क हो जाता है डेंटल और स्केलेटल स्केलेटल फ्लोरोसिस का। ठीक है, लोअर कंडीशन ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, ये बेस्ट है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। और ये चीज़ अब धीरे धीरे ना इंडिया में फैल रहा है, बहुत सारे आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में पढ़ेंगे कि खासकर रिपोर्ट होते रहती हैं, वैसे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लोग को लगता है कि अरे क्या ही है। तो ये सब चीज़ें इंडिया में धीरे धीरे अब समस्याएं ये सब बढ़ रही हैं। वही बात यहाँ लिखी है। प्राइमरी क्लैरिफायर रिमूव्स मेनली, जो प्राइमरी क्लैरिफायर होता है वो मेनली क्या निकालता है। ठीक है, तो उसमें क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट, ठीक है, स्टेलिएबल्स सॉलिड्स, कोलाइड्स ओनली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली। तो सही सही आंसर होगा। ठीक है, सेटेलेबल सॉलिड्स। ठीक है, सेटेलेबल सॉलिड, जो प्राइमरी क्लैरिफायर यानी कि सेडिमेंटेशन टैंक होता है। ठीक है, तो वो सेटेलेबल्स को सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, और सम ऑफ द फ्लोटेबल्स, ठीक है, तो उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, डिजॉल्व सॉल्ट्स को नहीं। ठीक है, वो सॉल्यूशन में रहते हैं और सेडिमेंटेशन के थ्रू नहीं जाते हैं। क्लोराइड्स को नहीं, क्लोराइड्स तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। ठीक है, तो वो उनमें कोगुलेशन मेथड को उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा प्राइमरी जैसे कि म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर होता है ट्रीटमेंट में, तो उसमें प्राइमरी सेटलिंग होता है जो कि ग्रीट और सेटलेबल ऑर्गेनिक सॉलिड्स को हटाता है, ताकि जो नेक्स्ट सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसमें इस चीज़ का लोड को कम किया जा सके। चलते हैं नेक्स्ट, वही बातें हैं। ए फैकुलेटिव पॉन्ड हैज। ठीक है, फैकुलेटेटिव पॉन्ड में क्या होता है, फैकुलेटेटिव पॉन्ड में क्या होता है कि ओनली एनारोबिक जोन होता है कि एरोबिक जोन होता है कि दोनों जोन होते हैं, तो ओनली स्टेराइल कंडीशन होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, बोथ एरोबिक और एनारोबिक जोन्स दोनों होते हैं। ठीक है, तो फैकल्टेटिव हमारा फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट होता है, तो उसमें एरोबिक जोन होता है, ठीक है, सरफेस के पास, और एनारोबिक जोन होता है बॉटम के पास, डिकम्पोजिशन वहाँ पे होता रहता है। ठीक है, और मिडिल में जो फैकल्टेटिव प्रोसेस है, ठीक है, फैकल्टेटिव है जो बीच का एरिया है वहाँ पे बोथ प्रोसेस अक्कर। ठीक है, ये भी वाटर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुड इंडिकेटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर फीकल कंटामिनेशन, FAE होना चाहिए, फीकल कंटामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सैलोमोनेला नहीं, इकोलाई, अमीबा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पे, टोटल कॉलीफॉर्म्स। ठीक है, इकोलाई। ठीक है, तो टोटल कॉलीफॉर्म्स, ठीक है, स्पेशली जिसमें से इकोलाई होते हैं, यूज होते हैं इंडिकेटर के रूप में कि रिसेंट फीकल कंटेमिनेशन, बिकॉज उनका अगर एबेंडेंट है इंटेस्टाइन में, वार्म ब्लड एनिमल्स में या फिर वाटर बॉडीज में, तो वो इंक्रीज करता है कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जैसे अगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो इसके टेस्ट के लिए, ठीक है, इकोलाई के टेस्ट के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल नंबर नंबर या मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेस्ट हम इकोलाई ड्रिंकिंग वाटर में कितने हैं उसके टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी बात है थोड़ी सी। चलते हैं नेक्स्ट। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इज मेनली ड्यू टू, हार्डनेस वाटर में किस कारण से होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले, इसका आंसर है कैल्शियम और मैग्नीशियम में कारण, अभी थोड़ी देर पहले ही। ठीक है, ये तो सॉल्ट है तो सैलिनिटी होगा। ठीक है, पोटेशियम तो टिपिकल थोड़ी बहुत हार्डनेस करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो ठीक है कोरोजन करता है बट नॉट हार्डनेस। तो ये सब समस्याएं हैं।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो वही बातें लिखी हुई हैं। केमिकल यूज फॉर सल्फेट डिटर्मिनेशन, ठीक है, सल्फेट के डिटर्मिनेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज होता है? EDTA, ठीक है, बैरियम क्लोराइड, म्यूरेक्साइड, ठीक है, फेनोल्फथालीन। तो इसका सही आंसर क्या है? बैरियम क्लोराइड, ठीक है। ई सल्फेट इज कॉमनली डिटरमाइंड बाई प्रेसिपिटेटिंग इट एज ए बैरियम सल्फेट यूजिंग, ठीक है, बैरियम क्लोराइड एंड मेजरिंग टर्बिडिटी और ग्रेविमेट्रिकली, ठीक है। यही चलता है नेक्स्ट, वही बातें लिखी हुई है। फिर है ग्राउंड वाटर आर्सेनिक कंटेमिनेशन मेजर इन, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन मेजर इन किस एरिया में ज़्यादा? पंजाब, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, हिल एरिया, गोवा कोस्टल बेल्ट, किस एरिया में? तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है, गंगा के डेल्टाइक रीजन में, वहाँ पे बहुत ज़्यादा है ड्यू टू आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर ड्यू टू जियोलॉजिकल या जियोकेमिकल कंडीशंस के कारण, ठीक है। पंजाब में समस्या है अलग, पंजाब में क्या समस्या है? नाइट्रेट और फ्लोराइड का समस्या है, ठीक है। और राजस्थान के तो यहाँ पे तो कोई वैसा बहुत इशू नहीं है ऐसा नहीं है। और गोवा कोस्टल जोन्स में, ठीक है, डिफरेंट इशूज है, बट ऐसा आर्सेनिक का इशू नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, वही बातें हैं। इंडस्ट्री डिस्चार्जिंग कलर्ड वेस्ट वाटर सिग्निफिकेंटली, ठीक है, कौन से इंडस्ट्री डिस्चार्ज करते हैं कलर्ड? सीमेंट नहीं करेगा, टेक्सटाइल एंड डाई करेगा, सिंपल सी बात है कि ये सही आंसर है। माइनिंग नहीं, ऑटोमोबाइल नहीं, ठीक है। तो ये है हमारा, ये कलर्ड अगर पूछेंगे तो ये है कि कपड़े जहाँ रंगने का काम वहीं पर रंगीन पानी आएगा। एनारोबिक डाइजेशन द एंड गैस कंपोजिशन अप्रॉक्स, ठीक है, इन एनारोबिक डाइजेशन में जो एंड गैस का कंपोजिशन क्या है अप्रॉक्स? कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड, 30% मीथेन, CO2 70% मीथेन, 30 to 40% कार्बन डाइऑक्साइड, प्योर मीथेन, प्योर कार्बन डाइऑक्साइड का सही आंसर है बी, ठीक है। कि हमें 60 to 70% मीथेन होता है, 30 to 40% CO2 होता है, जो कि मतलब वेल डाइजेस्टेड, ठीक है, टैंक्स जो होते हैं, बायोगैस प्लांट्स होते हैं, उसमें ये होते हैं। और उसमें कुछ कुछ थोड़े बहुत हाइड्रोजन सल्फाइड्स और दूसरे गैस भी होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। परमेबिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीजेज विथ, जो सॉइल की परमेबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। कब बढ़ती है? इंक्रीजेज विथ हाई क्ले, हाई सिल्ट, हाई सैंड, हाई ऑर्गेनिक मैटर ओनली, ठीक है। परमेबल कितना हुआ मतलब कि उसका, ठीक है, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ठीक है, ज़्यादा कब होगा? परमेबिलिटी को हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, मतलब कि वाटर को वो फ्लो कर सके, ठीक है, अंदर ही अंदर एक से दूसरी जगह, ठीक है। कब होगा? तो वो कहाँ होगा सबसे ज़्यादा? तो वो हाई सैंड में होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पोर्स होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है, तो वाटर फ्लो को ईजिली अलाउ करेंगे। और क्ले में नहीं होगा, सबसे कम, क्यों? क्योंकि उसमें जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही कम, दम नहीं के बराबर होता है, इसलिए परमिबिलिटी सबसे कम होती है, ठीक है। इसीलिए जब सैंडी सॉइल होता है ना, बारिश होता है तो तुरंत ही सॉइल ड्रेन सूखा सूखा जाता है। और क्लेई सॉइल में बारिश हो गया तो उसके बाद वो पूरा एकदम, क्या बोलते हैं, वो भींगा ही भींगा रहेगा कई दिनों तक। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेस्टिसाइड्स दैट बायोमैग्नीफाइज स्ट्रांगली, ठीक है, कि जो कौन से पेस्टिसाइड है जो बायोमैग्नीफाई बहुत तेजी से होता है, बहुत स्ट्रांगली होता है। तो उसके आंसर है क्या होगा? यूरिया होगा कि DDT होगा, जिप्सम होगा, सल्फर होगा? तो सही आंसर क्या है? DDT, ठीक है। इसलिए इसको बैन भी किया गया है, क्योंकि DDT क्या है ना, लिपोफिलिक है और परसिस्टेंट है। तो ये बायो अक्यूमुलेट हो जाता है ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में, और बायो मैग्नीफाई होता है फूड चेन पे, और वो अपर प्रेडेटर्स तक चला जाता है, ठीक है। और उसके कारण वो बहुत सा नुकसान करता है, जैसे कि एक्सेल थिनिंग, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। इसे एक बुक थी, बुक कौन सी थी? कि साइलेंट स्प्रिंग, ठीक है, किसकी? रैचल कार्सन की बुक के आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, वैसे पहले शायद पूछे हैं, लेकिन फिर साइलेंट स्प्रिंग एक बुक है, उसमें उन्होंने DDT बायो मैग्निफिकेशन के बारे में उन्होंने बहुत हाईलाइट किया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, यही सब एक्सप्लेनेशन है, वही बात। फिर है इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नेटिफिकेशन रिक्वायर्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में नेटिफिकेशन के लिए क्या चाहिए? तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में क्या कैसा कंडीशन चाहिए? एनारोबिक चाहिए, एनोक्सिक चाहिए, एरोबिक चाहिए, नो माइक्रोस चाहिए? तो सही आंसर क्या है? कि एरोबिक कंडीशन, ठीक है, ऑप्शन सी, की नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, जहाँ पे कि NH4 का, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है,
तो ये बनता है और फिर ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है ना, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, अरेबिक कंडीशन चाहिए, ठीक है। तो जो नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है एनारोबिक में नहीं हो सकता, विदाउट ऑक्सीजन संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए उसको एक्टिवेटेड स्लज प्लांट्स होते हैं ना, तो उसमें सेपरेट एरोबिक टैंक्स होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, अमोनिया को, जो अमोनिया हमारा उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए वो बनाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई रखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट, लैंडफिल में कॉज, ठीक है। लैंडफिल के कारण क्या हो सकता है, ओजोन फॉर्मेशन, थर्मल प्लूम, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन है, इलिचेट, ठीक है। लिचेट होता है, ठीक है। लिचेट क्या है कि लिक्विड होता है जो कि पर्कुलेट करता है लैंडफिल में, ठीक है। लैंडफिल जो वेस्ट है उसके नीचे पर्कुलेट करता है, धीरे धीरे वो सॉइल में जाता है, सॉइल से और पर्कुलेट करते हुए कभी कभी ग्राउंड वाटर में भी चला जाता है, ठीक है। जिसके कारण कि ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेशन होता है अगर लैंडफिल का अच्छे से क्या बोलते हैं प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया है तो। चलते हैं नेक्स्ट, CO2 इज यूजली, ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज यूजली लेस देन BOD, कि लेस देन BOD होता है, कि ग्रेटर देन BOD होता है, ठीक है, इक्वल टू BOD होता है, कि अनरिलेटेड होता है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, ग्रेटर देन BOD, ठीक है। कि तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, तो वो होता है कि ऑक्सीजन कितना चाहिए केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए, बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स दोनों के, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिए, टिपिकली हाइयर होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों के चाहिए। चलता है नेक्स्ट, तो वही सब बातें यहाँ लिखी हुई है। एक्सेस फॉस्फेट कम्स मेनली फ्रॉम, एक्सेस फॉस्फेट है वो कहाँ से आता है मेनली, टेक्सटाइल फिनिशिंग, डिटर्जेंट्स एंड सीवेज, स्टील मिल्स, कोल माइंस, कहाँ से आता है, तो इसका सही आंसर है डिटर्जेंट्स एंड सीवेज, ठीक है। तो जो डिटर्जेंट्स होते हैं, ठीक है, और डोमेस्टिक सीवेज होते हैं वो फॉस्फोरस के फ्रेश वाटर सिस्टम में मेन सोर्स है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये सैलिनिटी हजार्ड कैन बी असिस्ट बाई, जो सैलिनिटी का हजार्ड है, ठीक है, कैन बी असिस्ट बाई DO, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, BOD, TSS, ठीक है, टोटल सस्पेंशन सस्पेंडेड सॉलिड्स, का सही आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। क्योंकि जो आयोनिक आयोनिक कंटेंट होता है ना वाटर में, जो सॉल्ट है आयोनिक फॉर्म में रहता है, सॉल्ट वाटर या सोलर सोल्यूशन में, तो वो प्रैक्टिकल इंडिकेटर है सैलिनिटी का, हाइयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीन्स क्या, हाइयर डिजॉल्व सॉल्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसीलिए जो जो फार्मलैंड में ना अगर हाइयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है मतलब कि वो फार्मलैंड यानी या वो सॉइल ज़्यादा सलाइन होता है, तो ये भी एक तरीका है जानने का। ऑयल स्पिल्स आर मोस्ट इफिशियंटली क्लीन्ड यूजिंग, सबसे अच्छे तरीके से ऑयल स्पिल्स का किसके थ्रू हम कर सकते हैं, ए है UV डिसइंफेक्शन, दूसरा है बॉइलिंग, तीसरा सी ऑप्शन है बायो रिमेडिएशन, डी है लाइम एडिशन, तो सही आंसर क्या है, बायो रिमेडिएशन, ठीक है, इमल्सीफायर्स या माइक्रोब्स का उपयोग करके, ठीक है। उससे क्या होता है कि माइक्रोबियल हम डिग्रेडेशन करते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, जो कि ऑयल स्पिल क्लीनअप के लिए सबसे इफिशियंट तरीका है, ठीक है। क्योंकि बॉइलिंग तो कर ही नहीं सकते ना, जाके पानी थोड़ी उबालेंगे, ठीक है। तो जो ऑयल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया होते हैं जैसे सूडोमोनाज होते हैं, ठीक है, अल्का अल, अल्कानी बोरैक्स, ठीक है, अल्कानी बोरैक्स होते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और कुछ डिस्पर्सेंट होते हैं, ठीक है, डिस्पर्सेंट होते हैं जैसे कि केमिकल इम्पल्सिफायर, उसका भी उपयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस रिमूव्स इफेक्टिवली, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या चीज़ को इफेक्टिवली रिमूव करता है, कोलॉइड्स ओनली, ठीक है, डिजॉल्व सॉल्ट, सस्पेंडेड सॉलिड्स ओनली, एल्गी ओनली, तो उसका सही आंसर क्या है, डिजॉल्व सॉल्ट्स, ठीक है। कि रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन रिजेक्ट्स डिजॉल्व्ड आयंस एंड लो मॉलिक्यूलर वेट सॉलिड्स, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज फॉर डिसैलिनेशन एंड टू प्रोड्यूस लो TDS वाटर, ठीक है। तो सी वाटर में भी रिवर्स ऑस्मोसिस का उपयोग करते हैं डिसैलिनाइज करने के लिए उसको, बट उसमें बहुत स्पेशल तरह के चाहिए, हमारे घर वाले नहीं। लीड पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन
रिजल्ट्स इन, जो लेड पॉइजनिंग होता है चिल्ड्रन में, उसके कारण क्या होता है? तो लेड पॉइजनिंग के लिए हम क्या पढ़ते हैं? न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी होता है, जो कि उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आईक्यू, अटेंशन, बिहेवियर, ठीक है, इन सब के लिए क्या होता है? वो नेगेटिव रूप से काम करता है अगर लेड पॉल्यूशन है तो, ठीक है, क्योंकि ये ना इंटरफेयर करता है हमारे, ठीक है, स्नैप्से फॉर्मेशन और न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम के साथ। रिकेट्स तो होगा नहीं, ये तो हम जानते हैं, विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण होता है, जिसके कारण की बोन डीमिनरलाइजेशन होता है। एक और कारण था, हमने पढ़ा था बोन डीमिनरलाइजेशन का, ठीक है, जापान में हुआ था। आंसर करना, कमेंट में लिखिएगा आंसर। स्कर्वी, ठीक है, तो विटामिन सी डिफिशियंसी के कारण होता है। और डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ तो उसका मेन मतलब क्या बोलते हैं, आपके लाइफ स्टाइल से मोस्टली रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, वही बातें यहाँ लिखी हुई हैं, देख सकते हैं। फिर है ए सॉइल विथ पीएच लेस दैन 5.5, ठीक है, तो 5.5 तो हमें पता ही है एसिडिक होगा, सिंपल सा लॉजिक है, इसमें तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो एसिडिक सॉइल कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वैसे रीजन में जहाँ पे हाई रेनफॉल हो, हाई रेनफॉल वाले और हाई थोड़ा वार्म हो, ऐसा कौन सा एरिया हो जाएगा? हाई रेनफॉल ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, ठीक है। तो वहाँ पे कई बार जो होता है ना कि वहाँ पे अगर खेती करना है, क्रॉप्स को ग्रो करना है, तो वहाँ पे उस रीजन में क्या करना होता है? जो एरिया जिस पर हम क्रॉप उगाना चाहते हैं उसको लाइम ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि पीएच को थोड़ा बैलेंस किया जा सके, बढ़ाया जाए, तब जाके उसमें हो पाएगा। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ स्लो सैंड फिल्टरेशन, ठीक है, जो प्रिंसिपल ऑफ सैंड स्लो सैंड फिल्टरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? एडजॉर्प्शन प्लस बायोलॉजिकल लेयर होगा, कि केमिकल प्रिसिपिटेशन और आयन एक्सचेंज होगा, कि क्लोरिनेशन होगा। तो इसका सही आंसर है एडजॉर्प्शन प्लस बायोलॉजिकल लेयर, ठीक है। जो स्लो सैंड फिल्टर्स होते हैं ना, वो प्राइमरी वर्क करते हैं बायोलॉजिकल एक्टिव सरफेस लेयर के थ्रू, ठीक है, दैट मेटाबोलाइजेज एंड ट्रैप्स पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक्स कंबाइंड विद फिजिकल स्ट्रेनिंग एंड एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल स्लो सैंड फिल्ट्रेशन का बारे में हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, तो वही बातें लिखी हुई हैं। इंडिकेटर्स ऑफ ऑयल एंड ग्रीस पॉल्यूशन, ऑयल और ग्रीस पॉल्यूशन के इंडिकेटर्स कौन से हैं? ठीक है, बीओडी, सीओडी इंक्रीज विथ शीन, ईसी, रेसिडुअल क्लोरीन, जिसका सही आंसर है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज विथ शीन, ठीक है। तो ऑयल और ग्रीस इंक्रीजेज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ऑफन क्रिएटेड विजिबल सीन ऑन वाटर सर्फेस। एक सीन, सीन मतलब क्या होगा? एकदम पतला सा लेयर, ठीक है, जब तेल डालते हैं पानी के ऊपर लेयर होता है ना, वैसा ही, ठीक है। सीओडी राइज प्लस सरफेस सीन इज कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ हाइड्रोकार्बन पॉल्यूशन, ठीक है। तो जब ऑयल स्पिल होता है हार्बर के पास, तो वो सीन दिखता है, ठीक है। इंक्रीज सीओडी रीडिंग कंपेयर टू बैकग्राउंड वाटर। तो वही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ओल्डर लैंडफिल्स जनरेट, जो पुराने लैंडफिल्स होते हैं, ठीक है, वो जनरेट क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मीथेन, सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन। तो मीथेन, इसका सही आंसर क्या है? मीथेन, ठीक है, क्योंकि एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक वेस्ट का लैंडफिल्स में, जिसके कारण की लैंडफिल गैस होता है, जो कि रिच इन मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लैंडफिल से हम गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, मीथेन, ठीक है, अगर उसको प्रॉपरली अगर लैंडफिल बनाया होगा इस तरह से, तो नहीं तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्रोमियम फ्रॉम टैनरीज इज मेनली इन विच टॉक्सिक स्टेट, जो क्रोमियम निकलता है टैनरीज से, वो किस टॉक्सिक स्टेट में होता है? क्रोमियम थर्ड ओनली, क्रोमियम सिक्स, क्रोमियम ओ, क्रोमियम, ठीक है। तो जो टैनरी से एफ्लुएंट्स निकलते हैं उसमें मोनली क्रोमियम सिक्स, ठीक है। सिक्स सिक्स मतलब क्या हो गया? हेक्सा वैलेंट, ठीक है, हेक्सा वैलेंट हो गया, ठीक है। तो हेक्सा वैलेंट सिक्स मतलब हेक्सा वैलेंट, हेक्सा वैलेंट वो क्रोमियम होता है वो वहाँ पे, ठीक है, जो टैनरी से निकलता है उसमें मेनली हेक्सावेलेंट क्रोमियम होता है, ठीक है, जो कि हाईली टॉक्सिक और कार्सिनोजेनिक है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहता है?
कि इसको क्रोमियम ट्राईवैलेंट में इसको कहा जाता है कि भाई पहले इसको रिड्यूस करो डिस्चार्ज करने से पहले। चलते हैं नेक्स्ट, वही एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पीछे ये। नेक्स्ट नेक्स्ट इन द एम्पियन टेस्ट गैस फॉर्मेशन इंडिकेट्स। जो एम्पियन टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें गैस फॉर्मेशन मतलब एम्पियन मतलब मोस्ट प्रोबेबल नंबर। जो टेस्ट होता है किसके लिए, कोलीफॉर्म्स के लिए, ठीक है, उसमें गैस फॉर्मेशन क्या इंडिकेट करता है, तो वो इंडिकेट करता है कोलीफॉर्म बैक्टीरियल एक्टिविटी। ठीक है, ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। वही एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया हुआ है। तो सो डन विद द, आई थिंक वी हैव डन 36 क्वेश्चंस। ठीक है, सो ठीक है, थैंक यू। आप यह अगर यहाँ तक देखे तो एंड होप इट एड्स टू योर प्रिपरेशन। ठीक है, या एड्स टू योर नॉलेज, एड्स टू योर रिविजन, लेकिन हाउएवर लाइक किस तरह भी आपका ये हेल्प करे। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, राइट डाउन इन द कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, उसमें कुछ कुछ मटेरियल्स मैं अपलोड करना शुरू करूँगा। ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, मतलब मोस्टली रिविजन काइंड ऑफ थिंग, इन्फोग्राफिक डायग्राम्स इस तरह की चीज़ें, या फिर टेबल चार्ट समथिंग दैट कैन ऐड अप टू द यू नो रिविजन। ठीक है, तो या फिर देखूंगा तो उसी के कुछ वीडियोज वगैरह भी मैं बनाऊंगा। लेट्स सी लाइक कि कैसे किया जा सकता है आसानी से चीज़ों को। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप रीडिंग। ठीक है, थैंक यू एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट। ठीक है, टेलीग्राम है सेम स्मार्ट प्रेप, ठीक है, नेट के नाम से अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।